नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी ये बेहद खास पेशकश, जहां पर आज उठाने हम जा रहे हैं एक ऐसा बड़ा सवाल जो सीधे जुड़ा है देश की सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना से, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसे कहा गया था सबका खाता सबका विकास। बैंकिंग की सुविधा हर गरीब, हर परिवार तक पहुंचाने का सपना था। लेकिन ताजा आंकड़े यहाँ चौंकाने वाले हैं। देश भर में खोले गए कुल लगभग 56 करोड़ जनधन खातों में से करीब 23% खाते यानी करीब 13 करोड़ से भी ज्यादा आज निष्क्रिय पड़े हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर क्यों इतने लोग अपने ही बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है? क्या लोगों को खाता खोलना तो आसान लगा लेकिन इस्तेमाल करना भी मुश्किल है, या फिर ये योजना जमीन पर उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है जितनी उम्मीद थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में करोड़ों खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। इसका असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि खाते के निष्क्रिय होने से यहाँ पर डीबीटी ट्रांसफर, सरकारी सब्सिडी और बैंकिंग सेवाओं का लाभ लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि खाते खुलवाने के बाद लोगों ने इस्तेमाल करना क्यों छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर आखिर क्या लोगों में जागरूकता की कमी है? री केवाईसी अभियान क्या खातों को दोबारा एक्टिव कर पाएगा? क्या सरकार को डोमेंट खातों पर कड़ा कदम उठाना चाहिए? यानी आज चर्चा सिर्फ खातों के निष्क्रिय होने की नहीं है बल्कि वित्तीय समावेशन के उस वादे की है जो हर भारतीय को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए किया गया था। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम चर्चा की और जानते हैं हमारे खास मेहमानों से कि आखिर इन 13 करोड़ निष्क्रिय खातों का सच क्या है और इसका हल भी क्या है। जिनसे ये सवाल पूछे जाएंगे उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर के श्रीनिवास राव, फॉर्मर जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, करंटली एडजंक्ट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, हैदराबाद। आनंद कुमार बजाज, फाउंडर, एमडी, सीईओ, पे नियर बाय। प्रबल कुमार द्विवेदी, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। प्रबल जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि आपका रिसर्च पेपर भी हम देख रहे थे और उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। इनफैक्ट जब से योजना की शुरुआत हुई है तब से ही कुछ अहम रेड फ्लैग्स, जिसमें से जिसकी बात मैं अब कर रही हूँ वो भी मेंशन है। कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों की हम बात करें, रूरल एरिया की बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन एक बड़ा चैलेंज इसीलिए भी है क्योंकि लोगों के बिहेवियर में और जिस तरह का उनका माइंडसेट है उसे ढालना एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम हो जाता है। क्या जी। फिलहाल जो डोमेंट पड़े खाते हैं निष्क्रिय, लगभग 13 करोड़ से कुछ ज्यादा खातों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इतनी महत्वाकांक्षी योजना। प्रबल, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बिहेवियरल प्रॉब्लम है जिसको शायद अब तक हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं, या मामला इससे भी ज्यादा बड़ा और गहरा है? कैसे आप इसको समझाएंगे? देखिए, बिहेवियरल प्रॉब्लम तो व्यवहार में, चूँकि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो लेन-देन का व्यवहार है, वो तो अलग पैटर्न रहा ही है। मैंने इसके लिए थोड़ा-सा पेपर वर्क किया है और मैं थोड़ी-सा आंकड़ों पे जाना चाहूँगा। बेसिकली जब हमने जनधन योजना शुरू की, तो कहा कि मेरा खाता भाग्य विधाता। उससे पहले हम लोग डीबीटी शुरू कर चुके थे और जब ये डीबीटी शुरू करने के बाद जब जनधन योजना आई, तो ऐसा लगा ये माइलस्टोन चेंज है, जिसमें हमने जेम ट्रिनिटी की बात की, जनधन मोबाइल एंड आधार। और सच में ये माइलस्टोन कदम था जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में बहुत काम किया। समस्या कहाँ आई उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हमने देखा कि बहुत अकाउंट एक्सपेंशन हुआ है जनधन के बाद। जैसे आपने बताया कि 56 करोड़ लगभग आज तक खाते खोले जा चुके हैं जनधन योजना में, जिसमें वुमेन्स अकाउंट है, लगभग 56 प्रतिशत शेयर महिलाओं का है। और रूरल अर्बन अगर हम देखें तो लगभग 37 करोड़ खाते केवल ग्रामीण क्षेत्र में या सेमी अर्बन एरिया में खोले गए हैं। तो ये एक ऐसा कदम दिखाता है जिसने सच में प्रगति की है। लेकिन मुख्य मुद्दा आज की चर्चा का है डोरमैट अकाउंट, जो खाते निष्क्रिय पड़े हैं उनका क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है जो मुझे समझ में आता है कि मल्टीपल अकाउंट इन मल्टीपल बैंक्स। लोगों ने चूंकि जनधन योजना के फायदे को देखते हुए, या ये कहें कि सिस्टम को जो टारगेट मिला हुआ था, बैंकिंग सिस्टम को जो टारगेट मिला हुआ था, उसको पूरा करने के लिए
बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बैंकों में खाते खोले गए, जिसमें बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ये ख और अब चूँकि व्यक्ति कोई एक खाता ऑपरेट कर रहा है और अन्य खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हमने पा लिया, जिसमें हमने कहा कि बीकर सेक्शन तक वित्तीय सेवाएँ पहुँच सकें, लेकिन वित्तीय साक्षरता में हम बहुत आगे नहीं जा पाए। हमने प्रोग्राम चलाए, हमने उनको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हमने उन लोगों को जागरूक करने का काम नहीं किया। आप आज भी देख रहे हैं कि आधार से खातों को लिंक किया गया और आधार में 2011 जनगणना से जब हम आधार लाए थे और आज लगभग 15 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल होने को चल रहे हैं। आज भी हम आधार को एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि सबके लिए आधार सुलभ हो। बहुत सारे आधार में भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी आधार में गलतियाँ हैं। आधार लिंक की समस्या है तो बैंक खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। दूसरा एक अगला एक सबसे बड़ा कारण है कि जो हाल ही के सालों में बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट लगाई है। इस मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट के कारण भी बहुत सारे खाते निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि लोग उनको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखना चाह रहे। जो भी गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है, सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिशियरी है, उसके खाते में अगर वो ₹600 आता है, तो वो 600 निकालना चाहता है, वो उस खाते में नहीं रखना चाहता है। अगर बैंक इस क्षेत्र में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट लगाते हैं, तो वो फिर उस खातों को प्रयोग करना ही नहीं चाहता, या प्रयोग करना चाहता है, तो उसके पास उतनी लिटरेसी नहीं है। तो ये बहुत सारे डिजिटल इंडिया ने बहुत बड़ा विकास किया है देश में, जेम ट्रिनिटी ने बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया है देश में, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में हम बहुत काम नहीं कर पाए हैं। और या ये कहें कि बैंकिंग सिस्टम का जो रिजिड स्ट्रक्चर है, जो उनका व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, जिससे हम एक्सेस फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सेस नहीं बढ़ा पाए हैं और खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ और जी। मामले को हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी समझना चाहेंगे और ऐसे में आनंद जी आपके पास मैं आती हूँ। आरबीआई का कहना है कि लोगों को, खाताधारकों को ईमेल किए गए, उनको एसएमएस के ज़रिए सूचित किया गया। किसी भी खाते में 2 साल तक लेन-देन ना हो तो उसको डोरमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। गाइडलाइंस जो आई थी वो 2009 में आई थी। अब ये बताइएगा कि एक्टिव रखने को लेकर जो कदम उठाने चाहिए, क्या बैंकों ने इसके लिए किसी भी तरह की अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है? अगर नहीं तो कहाँ किस तरह की कमी रह गई है? प्रबल ने फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कही, उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स एक जने के खुले रहने की बात कही। क्या लोगों को ये भी नहीं पता कि निष्क्रिय अकाउंट्स में भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा आप उठा सकते हैं? इसको लेके बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है, अगर आप क्लियर कर पाए तो। आपने ठीक कहा कविता जी। ये एक ग्रे एरिया है और अगर डायरेक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की आती है जिन खातों में तो वो निष्क्रिय नहीं होते हैं, डॉर्मेंट नहीं होते हैं, क्योंकि द फैक्ट कि उसमें पैसे हमेशा क्रेडिट हो रहे हैं राइट। वो डॉर्मेंट नहीं हो रहे। हालांकि बैंकों में चेष्टा ये रहती है कि कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन हो हम्म। तो उसको डॉर्मेंसी नहीं मानी जाती। और यहाँ बाहर से अगर क्रेडिट आ रहा है तो एक घबराहट तो है कि ये अकाउंट इस्तेमाल नहीं हो रहे। जहाँ तक इस अकाउंट को पॉपुलर करने की बात है, बैंक और जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज़ हैं, वो अपने अलग-अलग फ़ोरम से हमेशा लोगों को इत्तला करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपको गैस की सब्सिडी, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, विद्यार्थियों को सब्सिडी आपके खाते में मिल रही है। किसान सम्मान निधि जब बँटती है साल में 3 बार, तो काफ़ी फैनफ़ेयर के साथ अनाउंसमेंट होता है। और मेरा मानना है कि एसएमएस और ईमेल से कहीं ज़्यादा आज के दिन लोगों का वर्ड ऑफ माउथ जो है उससे कम्युनिकेशन किसानों तक पहुंच जाती है ये बात। तो अवेयरनेस की भी अब जाकर कोई तकलीफ नहीं है मुझे लगता है। जहाँ तक ये जो डॉर्मेंसी की बात है, मैं आपके कॉल के पहले देख रहा था कि जो भारत की मोर्टेलिटी रेट है वो 7.3 पर थाउजेंड है। और अगर हम 15 साल में देखें तो ये 10-12 करोड़ का मेरे ख्याल से एक आउटफ्लो हुआ है पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का। और कुछ और डायनामिक्स होंगे जिनके कारण इस पॉपुलेशन में तब्दील हुई होगी, जो ये 13 करोड़ डोरमेंट अकाउंट्स हुए हैं। तो मेरा मानना है कि इसके अलावा जो रिज़र्व बैंक ने एक पहल की थी जिसमें डोरमेंट अकाउंट में जो पैसे हैं उनको एजुकेशन फंड में रिज़र्व बैंक को ट्रांसफ़र किए जाएँ। मैं जितना बैंकर फ्रेंड्स से समझता हूँ, उसमें मुझे बताया गया है कि जनधन खातों के पैसे वहाँ रिज़र्व बैंक में ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं।
तो वो जो अमाउंट राशि जो सरकार ने जनसाधारण तक पहुंचाई है, वो बैंक तक पहुंच गई है। आप यूं समझें कि हाथ को आया मुंह को न लगा। अब वो पैसा सरकार ने खाते खुलवा करके उन खातों में डाल दिए हैं। अब ये जनसाधारण की अवेयरनेस का एक जो छोटा एक पड़ाव है, वो जो रह गया है, वो मेरे ख्याल से समय के रहते लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि वो अपना पैसा एक्सेस कर पाएं। आप एक तरफ ये भी देखें कि हाँ, जहाँ सब्सिडी बँट रही है, वहाँ जो प्राइसेज़ हैं वो नॉर्मलाइज़ कर दिए हैं सरकार ने, जैसे फर्टिलाइज़र का। तो लोगों को उस कारण भी आभास है कि ये इन्फ्लेशन तो बढ़ा नहीं है, पर सरकार ये जो पूरी प्राइस ले रही है फर्टिलाइज़र की, उसका बचा हुआ पैसा आपके खाते में दे रही है। तो इसके कारण भी जागरूकता लोगों में बढ़ ही रही है, मेरा मानना है। बट इसमें कोई त्रुटि नहीं लग रही मुझे इस सिस्टम में। इतना बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन्ड इकोसिस्टम बनाया है सरकार ने, बैंकों ने मिलके, और पूरे इस वित्तीय समावेश में जनधन खातों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, कविता जी। चलिए, आप कह रहे हैं आपको कोई त्रुटि नहीं लग रही है, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। डॉक्टर राव, थोड़ा सा अगर मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम अर्बन और बाकी डेवलप्ड एरियाज में अपने बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट बना रहे हैं, यहाँ कुछ कमी अभी भी दिखाई देती है। क्या कुछ ऐसे कदम जैसे कि AEPS हो गया, QR कोड हो गया, माइक्रो ATMs हो गया, क्या इस पर हमें तरजीह देनी चाहिए, या ये ऑलरेडी हो रहा है और ये भी निष्फल है? योर वॉइस इज डॉक्टर राव या जी। मैडम, एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अपना जो कंट्री है बहुत जी विशाल कंट्री है। मतलब बिल्कुल सर। 140 करोड़ की जनसंख्या है। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो 67% RBI के हिसाब से है। और वर्ल्ड बैंक का जो अभी अभी जो आंकड़े निकले हैं, वर्ल्ड बैंक का फिंडेक्स 2025 जो 24 के फिगर के आधार पर है, उसके मुताबिक हम लोग भारतवर्ष जो है जो वर्ल्ड का एवरेज है उससे भी आगे है जहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। जैसे 89% ऑफ पीपल उनके पास बैंक के खाते हैं, जबकि वर्ल्ड एवरेज 79 है। और हमारे जो RBI का डेटा है उसके हिसाब से 67 इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। दोनों में इसलिए फर्क है कि जो वर्ल्ड बैंक की डेटा है वो 15 साल का एज लेते हैं और उसके ऊपर के लोगों का लेते हैं, जबकि हम लोगों का जो असेसमेंट है वो माइनर अकाउंट्स भी उसमें आते हैं। इसमें देखिए, जहां तक डोरमेंट अकाउंट्स है उसमें कंसर्न जरूर है, लेकिन ऐसा कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है। इसलिए कि यदि आप जनरल जो आपकी जनधन अकाउंट के अलावा यदि बाकी अकाउंट्स का भी यदि आप डेटा निकाल के देखें, अभी अभी जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है उसके हिसाब से 25% ऑफ द अकाउंट्स जो है वो डोरमेंट है, जनरल जनरल, जिसमें कि हर 3 साल में रिवाइव होते रहते हैं, जो आपके KYC किया जाता है। तो 25% है, जबकि इसमें 23% है जहां तक PMJDY के अकाउंट्स हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोगों की जो पहुंच है जहां तक जनधन अकाउंट्स हैं वो मास मोबिलाइजेशन हुआ है। मतलब इकट्ठे जैसे कैंप्स लगाए गए थे, बहुत काफी एफर्ट्स किया गया था। तो उसमें कई लोग ऐसे होंगे कि जो बोले कि खाता खोल दिए तो उसके बारे में फिर ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं है। और जैसे अभी बताया जा रहा था कि जो डिजीज्ड अकाउंट्स हैं वो भी उसमें काफी परसेंटेज होंगे। तो ऐसा नहीं है कि KYC को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको हब एंड स्पोक्स मॉडल में जाना पड़ेगा बैंकों को, और जो अभी कैंप्स लगाए जाएं, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी निकली है उसमें RBI ने ये चीज डायरेक्शन दिया है कि सभी बैंकें अपने अपने ज्योग्राफिकल एरियाज में कैंप लगाएं उसको रिवाइव करने के लिए, और शुरुआत हो चुकी है। और जहां तक परसेंटेज ऑफ डॉर्मेंसी है वो
पीएमजेडीवाई अकाउंट्स में भी 23% है, जनरल भी 25 है। और यदि आप डेबिट कार्ड्स की संख्या देखें तो डेबिट कार्ड्स करीब करीब 100 करोड़ डेबिट कार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कि 20 करोड़ अनयूज्ड कार्ड्स हैं। क्योंकि जैसे अभी हम लोगों की जो जनसंख्या 140 है और टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स आप बैंकिंग सिस्टम में देखें तो 256 करोड़ अकाउंट्स हैं। दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग 2 or 3 अकाउंट्स। तो सर अब इसको कैसे ठीक किया जाए? अब इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हमने योजना की शुरुआत की है, इतने तमाम लोगों को फायदा भी हो रहा है कि इट इज पॉसिबल टू रिवाइव दीज अकाउंट्स एंड हब एंड स्पोक्स मॉडल। जैसे कितने कदम उठाने चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए, सवाल ये भी है। डॉक्टर राव ने काफी सारे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया कि कैसे इतने बड़े देश में हमने इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की है और काफी हद तक हम इसमें सफलता भी हमको मिली है। बट हैविंग सेड दैट, अब उपाय क्या क्या होना चाहिए आनंद? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर कैंपेन्स शुरू हो रहे हैं, री केवाईसी की शुरुआत हो गई है। द क्वेश्चन इज कि क्या ये काफ़ी है? हम जानते हैं मल्टीपल अकाउंट्स खुले हुए हैं लोगों के, हम जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, हम जानते हैं कि लोगों का अभी भी कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर मानसिकता बहुत ही दृढ़ है। बट हैविंग सेड दैट, अगर हमें ये डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करना है तो री केवाईसी क्या काफ़ी है या इसके अलावा भी और कोई हमें कदम उठाने चाहिए? क्या आप जैसे स्टेक होल्डर्स या एमएफएसआई जैसे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसमें किसी भी तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कविता जी। एक तो ये कि जो मास भारत है वो आज, जैसा राव साहब ने कहा, डॉक्टर राव ने कहा कि उनके डेबिट कार्ड्स एक्सपायर हो गए हैं और उस क्षेत्र में न तो ज़्यादा एटीएम्स हैं न ज़्यादा पॉस टर्मिनल्स हैं, तो शायद बैंक्स जो हैं थोड़े संकुचा रहे हैं कि ये दोबारा खर्च करके कोई फ़ायदा होगा क्या। और ये नए डेबिट कार्ड देने के बाद मेरा मानना है लोग यूपीआई पे बहुत साधारण तरीके से आ सकेंगे। और इस तरफ एनपीसीआई ने काफ़ी बढ़िया पहल की है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, कि आप यदि अपना आधार में डेटाबेस में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है तो उस आधार को यूज करके ओटीपी लेके आप अपना यूपीआई ऐप एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर्ड हो तो भी। ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है। बट जहाँ तक री केवाईसी का के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले 15 सालों में खाते खुले हैं उनमें से काफ़ी खाते कम से कम 10 साल बाद री केवाईसी करने के लिए जो आज तैयार हैं, एक साथ में काफ़ी बड़ी भीड़ उमड़ गई है। इतनी बड़ी भीड़ जनधन खाते खोलने के टाइम पर नहीं उमड़ी थी जितने आज के कैंप्स में आप देख पा रही होंगी कि भीड़ उमड़ी है री केवाईसी करने के लिए। मेरा मानना है कि इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा एक बहुत सरल लॉजिकल सॉल्यूशन भी है। जितने भी कस्टमर्स, ग्राहक आज आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस से अंगूठा लगा के पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, एईपीएस कर रहे हैं, उसको केवाईसी मान लिया जाए। क्योंकि केवाईसी के प्रोसेस में भी यही किया जा रहा है कि आप अंगूठा लगाइए और कहिए कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। इस प्रोसेस में एक इंटरऑपरेबल संस्था है एनपीसीआई, इतनी बढ़िया उन्होंने एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया है। वहीं यदि बीसी ऑपरेटर्स के यहाँ, एटीओ ऑपरेटर्स के यहाँ पर ये इनेबलमेंट कर दिया जाए और उनसे, ग्राहकों से ये सवाल पूछ लिया जाए कि क्या आपका एड्रेस बदला है, यदि बदला है तो आप बगल के बैंक ब्रांच में जाके वो एड्रेस अपडेट करवाएं, अन्यथा यहाँ से कंफर्म करें कि आपका एड्रेस सेम है और एईपीएस से आप, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस से आप पैसा विड्रॉ कर लें। तो इस कारण से ही मेरा मानना है कम से कम 30 करोड़ खातों की केवाईसी तुरंत हो जाएगी, जो कि हर महीने ये जो लोग एटीएम से विड्रॉल की तरह आधार से विड्रॉल कर रहे हैं, तो एक काफ़ी बड़ा मेहनत का काम कम होगा, कैंपों में भीड़ कम हो जाएगी। और उसके अलावा बाकी जो प्रक्रिया है बैंकों के ब्रांचेस में, कैंप्स में, और हाँ, हमारे नेटवर्क में जो हमने पे नियर बाय ने 12 लाख रिटेल टच पॉइंट्स बनाए हैं, इनमें हम बिल्कुल सादर आमंत्रित करते हैं सारे बैंकों को, पीएसबी अलायंसेस को, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के मेंबर्स हैं उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन यूनिफॉर्म सर्विस ऑफर कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को भेजें, हम उनका अंगूठा लगा के यही सेम प्रोसेस एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग की ओर एक पहल मानी जाए, क्योंकि आप ग्राहकों को घर से निकाल के ब्रांच बुलाना जो कि काफ़ी दूर है, या कैंप शायद और भी दूर हों,
और कॉस्टली भी हो बैंकों के लिए, उसकी जगह बगल की किराना दुकान में, जहां हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट टच पॉइंट्स बना रखे हैं, वहां आकर के ये सेवा लोगों को दी जाए। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कई सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बेसिक स्ट्रीमलाइनिंग के जो आपने यहाँ पर उपाय दिए हैं डॉक्टर राव, एक तो ये उपाय आपको कैसे लगते हैं, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम फोकस यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, उनके नाम भी आए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, हाई नंबर्स ऑफ डोरमेंसी भी पाए गए हैं। कैसे इसको हम समझें डॉक्टर राव? रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, माइग्रेशनल पैटर्न्स, या हम इसको केवल वीक बैंकिंग पेनिट्रेशन का एक केस समझ सकते हैं? कैसे आप इसको क्वालिफाई करेंगे? देखिए, जो केवाईसी है प्रोसेस, इसको ये ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आता है। मतलब जो केवाईसी नहीं होता है तो इट इज ए वेरी बिग रिस्क फॉर द बैंक्स। दैट इज व्हाई डेबिट्स आर नॉट अलाउड। डेबिट को अलाउ नहीं करते हैं उसमें, जब तक कि केवाईसी पूरी ना हो जाए। और केवाईसी के लिए यही है कि आधार कार्ड या जो आपका वोटर आईडी, इसको मानते हैं। इसमें दो इम्पेडिमेंट्स हैं। एक तो फिनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी, दोनों ही यदि आप हमारे जो भी स्टडीज हैं उसमें आप देखें तो हम लोगों की जो डिजिटल लिटरेसी है वो 30 to 35% के आसपास है। मतलब समझिए कि 65% ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि हम बैंक में जाएं और उसमें हम एड्रेस वगैरह दिखा के उनको रिवाइव कराएं, या रिवाइवल का प्रोसेस को पूरी करें। तो जैसे अभी आनंद साहब बोल रहे थे कि यदि डिजिटल मेथड के लिए देयर हैज टू बी एन इंटरमीडियरी। जैसे अभी बैंक करस्पॉन्डेंट हैं, जिसको हम बैंक मित्रा बोलते हैं, उनके द्वारा किया जा सकता है। पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाए, जो बैंक मित्रास हैं, क्योंकि उन लोग काफी वाकिफ हैं अकाउंट ओपनिंग वगैरह से, और वो चूंकि रोजाना ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, उनको ये चीज बता दिया जाए कि ये चीज करना है, और इसको यदि अपलोड करना हो कोई चीज तो कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो फार्मर जिसके पास अकाउंट है, हो सकता है उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस ना हो। तो इन सब चीजों को एक तरह से ब्रांच और आपके जो रीजनल ऑफिस, ब्रांच एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इसकी जो हब एंड स्पोक्स मेथड अपनाया जाए कि उस ज्योग्राफी को कवर किया जाए। जैसे अभी हमारे पास 780 डिस्ट्रिक्ट्स हैं करीब करीब लगभग। तो हमारे पास लीड बैंक ऑफिसर्स हैं वहां पर, हर स्टेट लिंक है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी है वहां पर। तो इनके साथ लिंक किया जाए और इसको ये एक्सपेक्ट करना कि कस्टमर खुद आए और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए और वो खुद करा ले, तो ये तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उतना लिटरेसी लेवल नहीं है और उतनी जागरूकता नहीं है। और दूसरी, नीड ऑल्सो इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जैसे अभी आपको यदि मालूम हो कि इसमें इतना पैसा पड़ा है, तो हो सकता है वो बैंक तक आ जाए और उसको रिवाइव कराएं, क्योंकि उनको विड्रॉ करने के लिए अकाउंट रिवाइव करना जरूरी है। लेकिन जहां पर इतनी इस तरह की कोई लिंकेज नहीं है, जैसे कोई सब्सिडी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट में, ऐसे अकाउंट्स को रिवाइव करने के लिए देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म कि बैंक खुद अप्रोच करे थ्रू सम एजेंसी अरेंजमेंट, सो दैट दिस प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड। और अभी जिस तरह के आपको उत्साह दिख रहा है, आपको कैंप्स लगाने का, कई बैंकों ने किया है। मैंने अभी अभी कहीं देखा है, कुछ बैंकें ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने इस चीज को गाइड भी किया है कि आप कैंप्स लगाइए। तो जहां जहां ब्रांचें हैं वहां वहां कैंप लग सकती है, जहां एटीएम है वहां कैंप लग सकती है, और जहां उनके बैंक करस्पॉन्डेंट्स हैं वहां पर भी पहले से अनाउंस करके ट्राइलिंगुअल अप्रोच होना चाहिए कि लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, ऐसा ट्राइलिंगुअल पब्लिसिटी दिया जाए। और कुछ कुछ वैन्स जो आपके केवाईसी वैन्स,
उसको भी भेजा जा सकता है कहीं कहीं, जैसा अभी आपके दूर बिल्कुल। दराज इलाकों में पहुंचना तो कुल मुश्किल मिला है। के बहुत बड़े ऐसे रिफॉर्म और पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रोडक्ट डिज़ाइन को लेकर किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। बस जो करना होगा वो है थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश और जो दायरा है स्टेक होल्डर्स का शायद उनको बढ़ाया जाए, फिनटेक्स का सहारा यहाँ पर लिया जाए, बैंकों को थोड़ा सा और मुस्तैदी से रीच आउट करने के लिए कहा जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, वो थोड़ा सा पैसिव हो गया है या वित्तीय साक्षरता की कहीं कमी दिखाई दे रही है, तो न सिर्फ खाता खोलकर दे देना बल्कि उसका इस्तेमाल करने को लेकर जो भी सीख है, समझाइश है, वो देने की जिम्मेदारी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर ही आ जाती है, योजना के अधिकारियों पर ही आ जाती है। बहरहाल चर्चा लंबी जा सकती है लेकिन मेरा समय फिलहाल समाप्त हुआ। मुझे भी इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।